नमस्कार। हिंदी साहित्य की आज की कक्षा में हम कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने बच्चन के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में परिचय प्राप्त किया था। आज कविताओं के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की हम बात करेंगे। इनका जो काव्य है वह ये इंगित करता है कि हरिवंश राय बच्चन एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे, जिन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया और साहित्य को एक नया मोड़ दिया। उनका उदय साहित्य के इतिहास में कहानीकार के रूप में हुआ, लेकिन अपने बुद्धि कौशल के आधार पर उन्होंने अनेक विधाओं को लिखा। कविता के क्षेत्र में उन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि जो इनकी कविता में साधारणीकरण की विशेषता है वह सहृदय पाठक को इस बात का एहसास कराती है कि ये मेरी ही कविता है, मेरे ही मन के भाव कवि की लेखनी से निसृत हो रहे हैं। कवि वह सब कुछ कह रहा है जो मैं एक मनुष्य होने के नाते अनुभव करता हूँ। वही शोक है, वही दुख है, वही राग, वही प्रेम, वही उल्लास और वही जिजीविषा बच्चन की इन कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। तो साधारण पाठक के साथ ये एकाकार होने की जो प्रवृत्ति है वह बच्चन को एक श्रेष्ठ कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित करती है। इनके काव्य की विशेषताओं में हम जो सबसे पहले इनकी विशेषता लेते हैं कि बच्चन राग के कवि हैं। राग अर्थात प्रेम के कवि हैं, सौंदर्य के कवि हैं। ये राग तत्व जो इनकी कविता में मिलता है वही इनकी कविता की द्रवणशीलता का प्रमुख कारण है। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय के इस कविता में प्रेम और सौंदर्य का जो अनूठा संगम है वह प्रेम और मस्ती से भरकर एक नए रूप में हमारे सामने आता है। प्रेम और सौंदर्य को उन्होंने जीवन का अभिन्न अंग माना है। वे प्रेम रस में डूबकर ऐसा काव्य सृजित करते हैं जिससे संपूर्ण जग मोहित हो उठता है। संवेदनशील और प्रेम के रूप में पगे हुए बच्चन जब देखते हैं इस संसार की स्थिति को जहाँ संवेदनहीनता है, तो उस संवेदनहीन मनुष्य को वह प्रेम के रस में डुबो देना चाहते हैं। वो प्रेम का एक ऐसा संदेश देते हैं और ऐसा कहते हुए कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि ये प्रेम, ये रस, ये आनंद, ये राग वह समस्त संसार को अनुभव कराना चाहता है। इनके भाव पक्ष के अगर दूसरा पहलू हम लेते हैं तो वह आत्म अभिव्यक्ति के रूप में उभर कर आता है। कवि ने जो लिखा है वह उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। जो उन्होंने अनुभव किया है वह इनकी कविता में उभर कर सामने आता है, जिसे हम व्यक्तिकता भी कह सकते हैं। ये व्यक्तिगत भावना सर्वत्र इनकी कविताओं में झलकती है। इनकी व्यक्तिगत भावना में सामाजिक भावना मिली हुई है, परंतु फिर भी निजी अनुभूति और निजी सुख दुख का चित्रण जब कवि कर रहा है तो उसके साथ साथ वह कहीं ना कहीं समाज के सुख दुख का चित्रण भी करता है, क्योंकि कवि होने के नाते वह भी एक समाज का ही प्राणी है। तो अपने व्यक्तिगत अनुभूति आत्मा अभिव्यक्ति के माध्यम से वह संसार के ही दुख और सुख को अभिव्यक्त करता है। कवि कह रहा है, अहे मैंने कलियों के साथ जब मेरा चंचल बचपन था, महानिर्दयी मेरा मन था, अत्याचार अनेक किए थे, कलियों को दुख दीर्घ दिए थे, तोड़ उन्हें बागों से लाता, छेद कर हार बनाता, क्रूर कार्य यह कैसे करता, सोच इसे हूँ आहें भरता। तो यहाँ कवि जो अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति कर रहा है, अपने जीवन के उस शैशवकाल में अनभिज्ञता की समय में जो उसके द्वारा कर्म किए गए उसे वह सबके सामने प्रकट कर रहा है।
कवि के भाव पक्ष की जो अन्य विशेषता उभर कर आती है कि कवि जिजीविषा के कवि हैं। जिजीविषा, जीने की आकांक्षा। कितना भी कुछ जीवन में उतार चढ़ाव आए, परंतु ये जिजीविषा की जो प्रवृत्ति है बच्चन के काव्य से कभी भी दूर नहीं हुई। तभी तो उन्होंने लिखा, प्यार, जवानी, जीवन, इनका जादू मैंने सब दिन माना। ये जो कवि का जादू कहने का तरीका है, जीवन को, जवानी को, प्यार को, तो वह मान रहा है कि इनका हमारे जीवन में, हमें हमारे जीवन के प्रति, उसके प्रति, हम जीवन के प्रति जागृत होने में, जीवन से प्रेम करने में, इन सब का जो सहयोग है वह अविस्मरणीय है। ये कवि की जिजीविषा का आधार है। कवि जब कहता है, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण, तो यहाँ भी कवि ये कहना चाहता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं लहरों के रूप में, जीवन में कष्ट आ रहे हैं, लेकिन ये जो कष्ट हैं ये उसे जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह उसे ऐसा नहीं कह रहे कि वह जीवन से किनारे होकर खड़ा हो जाए, जीवन से दूर चला जाए। कवि के शब्द इस बात को इंगित कर रहे हैं कि ये जो जिजीविषा है, जीने की आकांक्षा है, कष्टों से लड़ने की उनकी जो क्षमता है, वह इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हो रही है। मिलन यामिनी जो उनका संग्रह है, उसमें ये जिजीविषा और भी अधिक मुखर रूप में हमारे सामने आती है। यथार्थवादिता कवि की एक अन्य विशेषता है, उनके भाव पक्ष की विशेषता है यथार्थवादिता। ये यथार्थ कवि के व्यक्तित्व की भी विशेषता है। कवि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक घटनाएं जो घटित हो रही थी उनसे अपने आप को कभी भी निरपेक्ष नहीं रख पाए। द्वितीय महायुद्ध, बंगाल का अकाल, देश का विभाजन, गांधी जी की हत्या जैसी घटनाएं कवि को प्रभावित करती हैं। और उस दौर में जब ये घटनाएं घटित हो रही थी तो बच्चन एक ही बैठक में निरंतर 36 घंटे जाग कर मुक्तक छंद में 1000 पंक्तियों की बंगाल का काल में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। इसमें भूख के माध्यम से विद्रोह की शक्ति को उन्होंने अभिव्यक्त किया। गांधी जी की हत्या के बाद बच्चन ने 204 गीत लिखे थे, जिनका प्रकाशन पंत जी के साथ मिलकर उन्होंने सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में किया। तो ये जो कविताएं हैं ये दिखाती हैं कि बच्चन अपने समय की घटनाओं से, यथार्थ घटनाओं को भी अपने कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे थे। कवि के जीवन की, कविताओं की एक अन्य विशेषता है दुख के बीच आशा के कवि। यह हम इनकी आत्मकथाओं में भी देख सकते हैं, जब कवि नीड़ का निर्माण फिर के बात कर रहा है। कवि के जीवन का एक समय था जब उनकी पत्नी श्यामा का निधन होता है, और वह जो समय था वो बहुत अधिक दुखदाई समय था। और उस दुख के समय में कवि जो पंक्तियां लिखता है वह अभिव्यक्त करता है उनके दुख को। कोई रोता दूर कहीं पर, इन काली घड़ियों के अंदर, यत्न बचाने के निष्फल कर, काल प्रबल ने किसके जीवन का, प्यारा अवलंब लिया हर, कोई रोता दूर कहीं पर। निशा निमंत्रण जो संग्रह है उसमें अभिव्यक्त ये पंक्तियां कवि के जीवन के दुख को हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। किंतु कवि अपने आप को संभालता है, कुछ ही समय पश्चात अपने आप को संभाल लेते हैं और जीने का मार्ग ढूंढकर वह लिखते हैं, मैं कल रात नहीं रोया था, दुख सब जीवन के विस्मृत कर, तेरे वक्ष स्थल पर सिर धर, तेरी गोद में चिड़िया के बच्चे सा छिपकर सोया था। तो ये दुख के बीच भी किस प्रकार से जीवन पुनः जीने की जो प्रेरणा है वो प्राप्त कर लेते हैं, वह उनके जीवन के इस फलसफे को अभिव्यक्त करते हैं। कवि के काव्य की दूसरी विशेषता, अगली विशेषता है वर्तमान के कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, जो बीत गई सो बात गई, जो हो चुका वो हो चुका, वह पुनः लौटकर नहीं आना। तो फिर जो बीत चुका उसे लेकर किस प्रकार अभी वर्तमान को खत्म किया जाए, वर्तमान को भी कलुषित किया जाए, इस बात के पक्ष में कवि हरगिज नहीं थे। हमेशा वह यही बात अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करते रहे कि जो बीत गया
वह बीत गया। इसी प्रकार से उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। अभी जो प्राप्त है उसका भोग करने की, उसका आनंद प्राप्त करने की, उसमें उसमें ही उल्लास और उमंग प्राप्त करने की बात कवि कहते हैं। क्योंकि जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं है, जो अभी भविष्य के बीच में छिपा हुआ है, भविष्य के उस पर्दे के पीछे छिपा हुआ है, वह कैसा होगा, वह वर्तमान से अच्छा भी हो सकता है, वर्तमान से और अधिक दुखदाई हो सकता है। तो उसकी अपेक्षा जो अभी वर्तमान में हमें उपलब्ध है उसे ही जीने की बात, उसे ही आनंद प्राप्त करने की बात कवि कहते हैं। अगली बात हम जो ले रहे हैं इनके भाव पक्ष की, वह है कि ये कवि मानवतावादी कवि है। मानवतावाद एक विराट कल्पना है और जो संपूर्ण जगत के हित चिंतन की बात करते हैं। बच्चन जी भी केवल प्रेम और मस्ती में डूबे हुए कवि नहीं थे, बल्कि उनकी कविता में एक विराट मानवतावाद के दर्शन होते हैं। उनके साहित्य में ये मानवतावादी अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में देख सकते हैं। भूल गया है क्यों इंसान, देश अलग है देह अलग हो, वेश अलग है भेष अलग हो, रंग रूप निशेष अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। ये पंक्तियां बताती है कि कवि मानव और मानव में भेद करने के पक्षधर नहीं थे। वह चाहते थे कि मानव और मानव के बीच की जो समानता है वह धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर न हो, बल्कि इन सब के बीच में जो एक मानव और मानव के बीच में जो एक समानता का संबंध है वह सदैव शेष रहे। इसी प्रकार से अब आगे की पंक्तियों में हम बच्चन के काव्य का जो शिल्प पक्ष है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो बनावट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो प्रतीक योजना है वह श्रेष्ठ कवि के रूप में उन्हें अभिव्यक्त करती है, प्रतिष्ठित करती है। कविता के क्षेत्र में देखते हैं कि कवि प्राय दो प्रकार के उद्देश्यों से प्रतीकों का प्रयोग करता है। पहला, कुछ कवि अपनी संवेदना की जटिलता, कवि ने जो अनुभव किया है वह जटिल है और उस जटिलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सहारा लेते हैं। और कुछ जो कवि हैं वह अपनी अनुभूतियों को अधिक तीव्र और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। सोहम हंस कविता में 7 गीत हैं। इस कविता में कवि ने हंस को प्रतीक रूप में प्रयोग में लिया है। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला, मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने क्रांतिकारी, मर्म स्पर्शी और रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। बच्चन की मधुशाला में मुख्यतः ये जो 4 प्रतीक आए हैं इनको भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। कवि ने स्वयं ने ही इस प्रतीक योजना को अपनी पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता की प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। तो यह कवि ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि मधुशाला है वह प्रतीक है इनकी पुस्तक का। इसी प्रकार से जो प्याला है वह प्याला कविता है, वह कविता का प्रतीक है प्याला। और जो हाला है, जो मदिरा है, वह किसका प्रतीक है? वह कवि की कल्पना का प्रतीक बनकर आया है और कवि यहाँ स्वयं साकी का प्रतीक है। तो कवि ने प्रतीक योजना का श्रेष्ठ प्रयोग अपनी कविताओं में किया है। भाषा की दृष्टि से यदि बात करें तो बच्चन की जो भाषा है वह साहित्यिक भाषा है, लेकिन फिर भी वह बोलचाल की भाषा के अधिक निकट है। सरल और सरस इनकी भाषा है। वह इस भाषा को हम शुद्ध खड़ी बोली नहीं कह सकते, उसमें कई उर्दू के शब्द में मिश्रित हैं। सरल और मधुर शब्दों का चयन है वह कवि की भाषा की संगीतात्मकता को वृद्धि करता है। बच्चन की भाषा के संबंध में त्रिलोचन लिखते हैं कि बच्चन की भाषा सरल कही जाती है, अनजाने और अपरिचित शब्दों का व्यवहार उनकी रचनाओं में नहीं मिलता, लेकिन भाषा में उबड़ खाबड़पन दुर्लभ नहीं है। ये दोष उनकी अच्छी कविताओं की अच्छाई को भी ढक लेता है, परंतु इसमें दोष बच्चन का नहीं है। उनके अग्रज कवियों की भाषा में ये उबड़ खाबड़पन जगह जगह मिलता है। बच्चन ने शायद इसे हिंदी कविता की पहचान मान लिया हो। कुल मिलाकर इनकी भाषा ऐसी है
जो संगीतात्मकता से युक्त है, सरल है, सहज है, उर्दू के शब्दों का जिसमें प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी उसमें उबड़ खाबड़पन भी मिलता है। आगे हम कवि की बात करेंगे, उनके शिल्प पक्ष के संबंध में बात करेंगे, कवि की बिंब योजना के बारे में। कवि की बिंब योजना भावना के अनुरूप है। कवि ने इंद्रिय बिंब, सामाजिक, राजनैतिक आदि बिंबों का सफल प्रयोग किया है और ये बिंब धर्मिता उनकी कविता की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। अंत में हम कह सकते हैं कि बच्चन की जो कविता है वह इतनी सर्वप्रिय और सर्वग्राही है क्योंकि बच्चन की लोकप्रियता मात्र पाठकों के स्वीकरण पर ही आधारित नहीं है। जो कुछ मिला वह उन्हें अत्यंत रुचिकर जान पड़ा। वे छायावाद के अतिशय माधुर्य से, अतीन्द्रिय और अति व्यक्तिक सूक्ष्मता से, अभिव्यंजना शिल्प से जो साधारण पाठक है वह उकता गए थे। और जब उन्हें बच्चन के द्वारा इन अति व्यक्तिकता, अति इंद्रियता से मुक्त जो काव्य मिला, उस काव्य ने उनके हृदय पर अधिकार किया। उर्दू की गज़लों में चमक और लचक और दिल पर असर करने की ताकत और संवेदना पाठक या श्रोता के मुंह से बरबस ये कहला सकती थी, मैंने पाया यह कि गोया वह भी मेरे दिल में है। परंतु हिंदी की जो कविता है वह जनमानस और जन रुचि से बहुत दूर थी। बच्चन ने उस समय मध्यम वर्ग के मन को वाणी दी। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा में, सर्वग्राह्य गेय शैली में छायावाद की वक्रता की जगह संवेदनाशिक्त अभिधा के माध्यम से अपनी बात कहना प्रारंभ किया और जिसे सुनकर हिंदी के जो पाठक हैं वह चकित हुए और इसके साथ साथ उसकी सहजता उन्हें बच्चन के करीब लेकर आई, बच्चन की कविता के करीब लेकर आई। उस कविता को पढ़ने से स्वयं की अनुभूति ऐसे लगा जैसे शब्दों के रूप में साकार होकर उभर कर आई है। तो विद्यार्थियों, हमने बच्चन के काव्य के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया। आशा है आप